कोविड, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस जैसी बीमारियां अपने चरम पर हैं और इनका कहर चारों तरफ दिख रहा है। इसलिए आज के इस अंक में हम बातचीत करेंगे इन्हीं बीमारियों के बारे में। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अशित, एक्स एक्स रेजिडेंट मौलाना आजाद मेडिकल यूनिवर्सिटी दिल्ली और एम्स। अब ये हिमालय हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और बहुत से कोरोना मरीजों का इन्होंने इलाज भी किया है। डॉक्टर अशित, स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्ते नमस्ते राजेश जी, कैसे हैं आप? जी, हम अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे। जी जी, बेहतर है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कोरोना क्या है और हमें ये कैसे असर करता है? कोरोना के बारे में समझने से सबसे पहले जानना जरूरी है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और वो है क्या। वो पहले से हमारे पृथ्वी पे पहले से था या अचानक कुछ आ गया, कहाँ से आया, इंसानों में कैसे फैला। ये समझने के लिए मैं बस 2 मिनट लूंगा आपका। बिल्कुल। एक्चुअली जो ये वायरस है हुआ था सबसे पहले, ये जो बीमारी हुई थी एक्चुअली 31 दिसंबर 2019 को, मतलब समझिए 2019 को बिना मतलब का बदनाम होना था। 31 दिसंबर 2019 की रात को ही डिस्कवर किया। चाइना में डब्ल्यूएचओ के जो ऑफिस है वहां पे उन्होंने रजिस्टर किया और इसको वुहान में रजिस्टर किया और पता कर चला कि एक अलग तरह का नोवल वायरस है। नोवल वायरस मतलब ऐसा वायरस कह सकते हैं जो पहले कभी देखा नहीं गया हो, अचानक नया जैसा वायरस मिला हो। तो जी। उसको मिला, वो दिखाया गया था किस तरह का निमोनिया क्रिएट कर रहा है बहुत सारे पेशेंट में। तो उसका नाम उसी दिन रखा गया था 2019 नोवल कोरोना वायरस। अच्छा। फिर बाकी स्टडी करने के बाद कुछ दिन बाद डब्ल्यूएचओ ने उसका नाम दे दिया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, या हम लोग बोलते हैं SARS-CoV-2, जो अच्छा। 11 फरवरी 2020 को हुआ था रजिस्टर। तो ये चीज होगी बीमारी करने के अनुसार जो एक्चुअली लंग्स पे अफेक्ट कर रहा था। तो उस हिसाब से डब्ल्यूएचओ ने इसका नाम दे दिया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अच्छा। अब ये कोरोना वायरस 2 क्यों रखा गया, या कोव वायरस 2 क्यों रखा गया, क्योंकि अगर 2 है तो 1 भी होना चाहिए। तो जो सिम्टम्स हम लोग देख रहे थे, एक सार्स करके पहले बीमारी आई थी 2013 के आसपास, तो उसके भी सिम्टम्स सिमिलर हो रहे थे। उसमें भी निमोनिया हो रहा था, इसमें भी निमोनिया हो रहा था। तो वो सार्स था तो इसको 1 रखा गया। ये नया तरह का बीमारी दिखा तो इसको 2 के नाम से दे दिया गया। अच्छा। तो ये हो गया था, ये कोरोना वायरस हुआ था। तो इसको बाद में जो हम लोग कोविड 19 बोलते हैं, उसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो होगा कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। तो कोविड 19 के नाम से हो गया, ये फैल जी। गया। अब ये बहुत सारे अभी भी स्टडीज चल रहे हैं, फर्दर स्टडीज है। कुछ डब्ल्यूएचओ में कभी डिनाई कर रही है, कभी कुछ इसको फॉरवर्ड कर रही है। लेकिन अभी भी ये तो अभी जांच का विषय बना हुआ है कि ये आया कहाँ से, ये किसी लैब से आया या फिर इंसान में फैल रहा है। ये तो फर्दर जांच का विषय है। लेकिन मेनली जो है ये अभी तत्काल तो ये तो हम लोग सब जानते हैं कि इंसान से इंसान फैल रहा है। लेकिन इंसान में कहाँ से आया, किसी लैब से आया कि वेट मार्केट ऑफ चाइना वुहान से आया कि वहां से फिर बैट के थ्रू आया। तो बेसिकली जो कोरोना वायरस के ग्रुप ऑफ वायरसेस है, ये जी। बैट में ज्यादातर पाया जाता है। अब अच्छा। उससे म्यूटेट होके किस तरह वो जंप किया, वो लिंक अभी तक मिसिंग है, जो कि पूरे विश्व के साइंटिस्ट लोग अभी तक इसको सर्च करने में लगे। अगर वो लिंक हमें मिल जाता है तो हमें जड़ तक पहुंचने में आसानी होगी, और जड़ तक पहुंच जाएंगे तो हमें ट्रीटमेंट ढूंढना और ज्यादा बेहतर आसानी होगी। तो अच्छा। मिसिंग लिंक अभी हम लोग खोज रहे हैं। बाकी जो ट्रीटमेंट वगैरह का प्लान है वो धीरे 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 पिछली बार से हम लोग थोड़ा पुख्ता होते जा रहे हैं, हमारे पास हथियार बढ़ते जा रहे हैं। सुविधाएं संसाधनों की थोड़ी कमी हो रही है, लेकिन फिर भी वो भी पूरी हो जाएगी। पर जो हमारे पास हथियार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और हम बेशक इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब, ये सार्स कोरोना वायरस 2 जो आपने बताया, ये असर कैसे करता है और क्यों ये इतना जल्दी फैलता है? देखिए, जो भी कोरोना वायरस या कोई भी वायरस रहता है, इसका एक एंट्री पॉइंट होता है। या तो हमारे आंख से एंट्री कर सकता है, नाक से एंट्री कर सकता है, और या फिर मुंह से एंट्री कर सकता है। मोस्ट कॉमन चीज है नाक से एंट्री करना इजियर होता है, जी। क्योंकि आप जो ब्रेथ कर रहे हैं आसानी से कर जाता है। लेकिन उतना ही एंट्री कर चांसेस है कि खाने से, जो आप खाना खा रहे हैं उसके थ्रू आपके हाथ के द्वारा खाने से एंट्री कर सकता है। और इस बार तो आपने सुना होगा कि कंजंक्टिवाइटिस भी बहुत लोगों को हो रहे हैं, मतलब जी। आंख का भी एंट्री पॉइंट है। तो जहां पे भी वायरस जाता है तो अपना रैपिड ग्रोथ कर लेता है। अब जैसे हमने मान लिया, सबसे सिंपल चीजें उठाते हैं, पहले हमने अगर खाना खाया, वायरस चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया, या हमने नाक के थ्रू चला गया, हमने टच किया, वो फिर हमारे नाक के थ्रू गया, थ्रोट में चला गया, या फिर आंख में गया। तो जहां भी जाएगा वो इरिटेशन पैदा करेगा, इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा, सूजन होने लगेगी। तो इसीलिए पेट खराब होता है, या गले में सोरनेस आती है, या आंखों में कंजंक्टिवाइटिस आती है।
ये तो 3 से 4 दिन का पीरियड रहता है। तो इस पीरियड में क्या होता है, हमारा बॉडी जो रहता है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी मतलब वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे अंदर सिपाहियां, प्रतिरोधक क्षमता होती है जिसको सिपाही बोल सकते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं। तो इसी उसी लड़ाई का कारण है कि हमारे यहाँ बुखार आने लग जाता है, हमें हल्का हल्का बुखार लगता है, टायर्डनेस होती है, माइल्जिया जिसको बोलते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि माइल्जिया हो रहा है, मतलब थकान बहुत ज्यादा लग रही है, बुखार आ रहा है, दवाई ले रहे हैं तो भी बुखार आ रहा है। तो ये इसी कारण से होता है, हमारे बॉडी और वायरस के बीच में जो लड़ाई होती है जी। उसके कारण जो केमिकल प्रोड्यूस होता है उसके कारण हमें बुखार आता जाता रहता है, आता जाता रहता है। तो पहले 4-5 दिन में अगर आपका शरीर उस वायरस को हराने में कामयाब रह गया तो आप आसानी से निकल जाते हैं। अच्छा। लेकिन फिर ये वायरस अगर अंदर पेनिट्रेट कर जाता है हम्म। तो फिर बाकी दिक्कतें आने लगती है, जो सांस लेने में दिक्कत आ रही होती है, ये सब तरह परेशानी आने लगती है, जो मैं आगे बताऊंगा। तो कैसे कैसे ये लंग्स पे इंडिविजुअली कैसे अफेक्ट करता है या पेट पे कैसे इंडिविजुअली अफेक्ट करता है, और क्यों कुछ पेशेंट को कुछ नहीं होता है, सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, क्यों कुछ थोड़ा बहुत बीमार होते हैं, और क्यों कुछ आईसीयू तक पहुंच जाते हैं। तो ये चीजें इस तीनों समझना जरूरी है, तो ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कोरोना के इंक्यूबेशन पीरियड यानी वायरस से संक्रमित होने और सिम्टम्स आने के बीच में कितना समय लगता है और इसके सिम्टम्स क्या-क्या हैं? ये अगेन इंडिविजुअल डिपेंड करता है। और इस बार हम लोग गौर करेंगे कि पिछले बार से ये वायरस बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। जी। पिछले बार ये हमें अच्छा खासा समय दे रहा था, कभी 5-6 दिन तक कुछ कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होता है कि बहुत कभी कभी 2 से 3 दिन में ही इंक्यूबेशन। तो इसका मतलब वायरस का टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। तो वायरस जैसे मान लीजिए हमारे अंदर आया तो 1 से 2 दिन 3 दिन तक टाइम रहता है, उसमें पेशेंट एसिम्टोमेटिक भी रहता है। लेकिन धीरे धीरे थर्ड डे तक मैक्सिमम सिम्टम्स उसको आना शुरू हो जाता है। तो पहला सिम्टम्स 3-4 सिम्टम्स होते हैं जो जैसा बुखार के, अगर मान लिया अभी गले में गया तो खराश पैदा करेगा, आंखों में गया तो जलन पैदा होगी, कंजंक्टिवाइटिस रेडनेस होगा, पेट में गया तो पेट खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये तो डायरेक्ट इसके इम्पैक्ट है। जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, जो आपका एंटीबॉडी लड़ना शुरू हुआ तो बुखार आने लग गया। तो ये दो इम्पैक्ट हैं जो आपके, जो हमेशा रहेगा, वो किसी भी वायरस में रहता है, तो इसलिए कोरोना वायरस में भी रहेगा। अब इसके फर्दर क्या चेंजेस होते हैं, जब एंटीबॉडीज उससे कोरोना से लड़ रहा होता है तो एंटीबॉडी जो कोरोना वायरस के ऊपर एक प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। जी। मतलब एक, हर एक समझिए कोड होता है, हर एक वायरस का एक कोड होता है, तो हमारा बॉडी उस कोड को पहचानता है और उस कोड को जाके उससे लड़ाई करता है और उसको मार देता है। पर बदकिस्मती बोलिए कि किस्मत वाले बोलिए कि हमारे जो लंग्स के चारों तरफ जो कैपिलरीज जो ब्लड वेसल्स हैं, जी। उन पे जो उनके जो सेल्स हैं उस पे भी जो प्रोटीन है ना, वो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन जैसा ही है। दोनों में अच्छा। सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, तो वो हमारा एंटीबॉडी कभी कोई समझ नहीं पाता है। वो उनको कैपिलर जो खून की नसें हैं उनको उन पे अटैक करना शुरू कर देता है वायरस के साथ साथ। समझिए आपके स्टेन गन बहुत तेजी से चल रहा होता है, उसमें आपके कोलेटरल डैमेजेस भी शुरू हो जाते हैं। अब ये जो डैमेज होने जाता है लंग्स के जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज मतलब छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको कैपिलरीज बोलते हैं। तो अगर वो डैमेज होने लग जाता है तो वहां पे क्या होता है कि गड्ढे बनने लग जाता है। अब उन अच्छा। गड्ढों में क्या होता है कि प्लाक बनना शुरू होता है। प्लाक मतलब अब गड्ढे बन गए तो उसमें गंदगी फंसना शुरू हो जाती है, तो जी। ब्लॉक कर देता है। तो क्या, तो हम जो जितना भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है, लेकिन लंग्स से बॉडी में पहुंचने के लिए वो छोटी छोटी कैपिलरीज ही है जो ऑक्सीजन ले लेते हैं और ब्लड बॉडी को सप्लाई करते हैं। अब क्या होता है, हम ऑक्सीजन तो ले तो रहे हैं लेकिन वो बॉडी को मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो सारे कैपिलरीज ब्लॉक्ड हो गए। क्योंकि हमारा एंटीबॉडी जो हमारा प्रतिरोधक क्षमता है उसने हम पे अटैक कर दिया है। तो ये होता है कि डिटोरिएशन ऑफ सिम्टम्स होता है, फिर सैचुरेशन ड्रॉप करने लग जाता है पेशेंट का। अब काफी ज्यादा पेशेंट कुछ देर तक तो पेशेंट कंपनसेट करता है कि उसके बॉडी में कुछ रिजर्व रहा, लेकिन जैसे ही वो रिजर्व खत्म हो जाता है तो 5वें से 6ठे दिन के बाद दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं। इसीलिए फर्स्ट वीक ऑफ कोरोना वायरस उतना खतरनाक नहीं है जितना सेकेंड वीक ऑफ कोरोना वायरस है। तो अपने सारे सिम्टम्स हैं, जो अगर आपके सिम्टम्स कंटिन्यूड है सेकेंड वीक में तो आपको सतर्क होते जाना चाहिए। उसमें से मेजर क्या चाहिए कि सैचुरेशन आपको नापते रहना होगा। एक जो भारी गलती हम लोग जो मिस कर रहे हैं, सभी युवा वर्ग वो खासकर मिस कर देते रहे, कि हम जी। लोग अपना सैचुरेशन बैठ कर नापते हैं। तो जनरली क्या होता है, आप मानेंगे नहीं बदल जी, क्या होता है कि अगर आपके पास एक भी लंग्स है, या बहुत से लोग अभी लंग ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, वो एक लंग्स के बाद भी सैचुरेशन का 100% रहता है। तो इसका मतलब समझिए हमारी बॉडी में कितना ज्यादा रिजर्व है, लंग्स में कैपेसिटी है कि वो मेंटेन करने का।
तो अगर 2 लंग्स में भी आपका रिजर्व काफी ज्यादा रहता है, तो पहले रिजर्व डिप्लीशन होगा, रिजर्व खत्म होगा, उसके बाद जाके आपका सैचुरेशन गिरना शुरू हो जाता है। तो अच्छा। अब जब हम लोग कोरोना वायरस अटैक कर चुका है, अब आपका डैमेज होना शुरू हो गया है, तो आप कभी बैठ के अपना सैचुरेशन ना नापे। पहले 6 मिनट का वॉक टेस्ट बोलते हैं, बहुत इजी टेस्ट है। 6 मिनट तक आप चल ले, थोड़ा सा जी। नॉर्मल, मतलब लगातार चले, नॉर्मल पेस पे चले, बहुत तेज ना चले। उसके बाद सैचुरेशन नापे। अगर उसके बाद भी आपका 95 के ऊपर सैचुरेशन है, तो समझ लें आप खतरे से बाहर है। पर अगर आपका 6 मिनट चलने के बाद सैचुरेशन 20% ड्रॉप हो रहा है, बहुत ज्यादा, या 93 92 या बिलो 90 जा रहा है, वैसे कट ऑफ मार्क 93 हम लोग रखते हैं, लेकिन अगर मान लिया आपका 99 था और 6 मिनट चलने के बाद 95 आ गया, तो भी आपको सचेत हो जाना होगा कि इतना ड्रॉप हो चुका है। इतना ड्रॉप नहीं होना चाहिए ये सब चीजें। तो ये सब चीजें मेजर सिम्टम्स जो होते हैं, जो प्राइमरी हम लोग मिस कर जाते हैं पहले 7 8 दिन तक। अब इसके बाद होता है, उसके बाद ट्रीटमेंट का प्लान। अगर आपके पास 5 दिन में आप जीत गए, तो आप कोरोना वॉरियर बन गए। अब आप खुश रहिए, कुछ नहीं करना है। अगर अच्छा। 5वें दिन के बाद भी आपके सिम्टम्स अगर रिपीट हो रहे हैं, फिर से फीवर आना शुरू हो गया है, अभी भी वीकनेस है, सैचुरेशन में 93 तक ड्रॉप हो गया है, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। फिर बाकी आगे ट्रीटमेंट, स्टेरॉइड्स वगैरह, वो सब चलना शुरू होता है। तो इसी बीच पता चल जाता है कि बंदा बचेगा या आईसीयू तक पहुंचेगा। जी हाँ, ये यही कट ऑफ मार्क ना हमेशा 5 से 7 दिन होता है। लोग हड़बड़ा के, आजकल देखा है मैंने कि लोग हड़बड़ा के सीटी स्कैन कराने चले जाते हैं, थोड़ी सी खांसी हुई तो सीटी स्कैन चले गए। एक्चुअली हमारे सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं, एक है कि हमें कुछ हो ही नहीं सकता, एक है जो बहुत डरे होते हैं। तो दोनों तरह के होते हैं। तो जो बहुत डरे होते हैं, पहले दिन ही सर्दी खांसी हुई, कितने लोग आए मेरे पास, सीधा रिपोर्ट ही लेके आए, सीटी स्कैन हुआ था, हमें 2 छींक आ गई थी, हमने सीटी स्कैन करा लिया, देखिए मेरा सीटी स्कैन तो नॉर्मल है, वो ठीक ठाक चलेगा। पर सीटी स्कैन वगैरह इस सारे हर एक टेस्ट कराने का एक समय, टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस में आपको समय देता है, ऐसा नहीं होता कि कोरोना वायरस समय नहीं देता है। हम उस समय को मिस कर देते हैं, गलत टाइम पे गलत चीज करें, या तो हम कुछ अर्ली कर लेते हैं या कुछ हम लेट कर रहे होते हैं, दोनों में नुकसान होता है। तो इसलिए टाइम लाइन इंपॉर्टेंट है। तो 5वें से 7वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवें, पहला सिम्टम जो है आपको बुखार या फिर पेट खराब होना या फिर बदन दर्द हुआ, जो भी हुआ, उसके सिर्फ 5वें दिन तक आप इंतजार करिए। 5वें से 7वें दिन के बीच में अगर दोबारा कुछ ऐसी चीजें हो, तो आप सतर्क हो जाइए। और अगर उसके बाद भी दिक्कत हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। उसी बीच में अगर आप मान लीजिए डॉक्टर से आप नहीं मिल पाए या किसी कारणवश नहीं हो पाए, तो जो भी आपके मन में जो आपको जो इधर उधर से जानकारियां मिल रही वो फॉलो करें। कुछ टेस्ट करा लें, कुछ ब्लड टेस्ट होता है जो इंटरल्यूकिन वगैरह होते हैं, वो पॉसिबल अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो सीटी स्कैन जरूर कराएं, 5वें से 7वें दिन कराएं। उससे पहले करा अच्छा। के फायदा नहीं होता। तो इसका मतलब शायद यही कारण है कि जो प्राइमरी प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स हैं उनको बोला जाता है कि आप 5वें दिन आपका टेस्ट करेंगे। जी हाँ, हम लोग करते थे कि इंक्यूबेशन पीरियड समझ जाते हैं कि हम, देखिए पहले एग्रेसिव था, हम लोग 7 7 दिन दे देते थे, अब काफी एग्रेसिव, बहुत वायरस ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है, 3 से 5 दिन मैक्सिमम टाइम देता है। तो हम इसलिए टेस्ट करने के लिए हम मैक्सिमम टाइम अवेलेबल रहते हैं, 5 दिन से देते हैं कि 5 दिन तक इंक्यूबेट हो गया होगा, फिर वायरस अपने से अपना जगह बना लिया होगा, अब वो मल्टीप्लिकेशन फेज में होगा, तभी टेस्ट में आएगा भी वो। अच्छा। तो डॉक्टर साहब अब ये बताइए कि कोरोना वायरस से हम खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, ये तो बहुत ही अनजान वायरस जब आया था, तब किसी को समझ में थी नहीं, पर हमने हमारे जो पुराने पैंडेमिक्स थे उसको उपयोग करके हमने दो चीज निकाली कि मास्क पहनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हमने ध्यान आया कि किसी भी चीज से बचने के लिए हाथ धोना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये दो बेसिक चीजें हैं जो किसी भी बीमारी से हमें बचाता है। तो ये जी। जो बेसिक चीज हमें हमेशा फॉलो करनी है। आपके पास चाहे आपने वैक्सीन ली है, चाहे आप दवाइयाँ ले रहे हो, चाहे फ्यूचर में कुछ और दवाइयाँ आ गई हैं, कुछ मॉडर्न दवाइयाँ आई हैं, कुछ बहुत कॉस्टली हैं, कुछ नॉन कॉस्टली हैं और अच्छे रिजल्ट दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो बेसिक चीज आपको बचाता है सबसे ज्यादा था मास्क और हाथ धोना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाथ का सैनिटाइजेशन और मास्क, क्योंकि सोर्स ऑफ एंट्री यही दो कारण है सबसे ज्यादा। आपका नाक बंद है, आपका मुंह बंद है, आपका हाथ साफ है, आप बहुत अच्छा चांसेस है कि आप हमेशा बचे रहें। लेकिन ये आपको रेगुलरली फॉलो करना है। इसका अगर गलत इस तरह से इस्तेमाल करें, आप गलत तरह से मास्क पहन रहे हैं, वही मास्क ले आके घर टांग दे रहे हैं, उसको कल उल्टा पहन लिए, या फिर वही मास्क यूज कर रहे हैं, वो और खतरनाक बन जाता है। पर अगर सही तरीके से आप मास्क पहने और सही तरह हाथ धोएं, तो बहुत अच्छा रहता है। तो डॉक्टर साहब मास्क पहनने का सही तरीका क्या है और कोरोना के खिलाफ ये कितना असरदार है या हमें कब कब मास्क पहनना चाहिए। देखिए, पहली बात तो समझना कि मास्क किस तरह का मास्क पहने। जी। सबसे बढ़िया तो ऑफ कोर्स N95 मास्क है। अगर अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, तो फिर आप जो सर्जिकल मास्क हैं वो पहने।
बेहतर तरीका यही रहेगा कि डबल मास्क प्रोटेक्शन ज्यादा कारगर है। अभी जो नई रिसेंट स्टडीज आई हैं उसमें पता चला है कि 2 डबल मास्क पहनने से बहुत फायदा है। अगर आपके पास कॉटन मास्क है तो एक कॉटन मास्क पहने, उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क जरूर पहने। और वो सर्जिकल मास्क, कॉटन मास्क तो आप धो सकते हैं, सर्जिकल मास्क धोने लायक नहीं होती है। लोग, बहुत लोग धो के धूप में टांग देते हैं, सोचते हैं फिर यूज कर लेते हैं। जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसकी परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो अच्छा। हमेशा डबल मास्क का प्रयोग करें, बेहतर होगा 2 सर्जिकल मास्क प्रयोग करें। ऊपर वाला मास्क आप बेहतर जब भी बाहर से आए तो डिस्कार्ड कर दें, अंदर वाला मास्क आप रख सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आपके पास एक कॉटन है मास्क है तो आप कॉटन पहने, उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क जरूर पहने और उसको फिर डिस्कार्ड कर दिया करें। इरेगुलर मास्क उसी को रिपीटेड यूज ना करें, पहली बात तो ये। जी। लेकिन अगर फिर भी कुछ नहीं है तो बेहतर है मास्क लगा लें, क्योंकि कॉटन मास्क कुछ तो चांसेस आपको बचाएगा। तो सबसे बेहतर है, हम सबसे बेहतर N95 बनेंगे, पर आम पब्लिक के लिए पहनना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सफोकेट हो जाते हैं, फिर वो बीच में मास्क उतार देते हैं, फिर मास्क को हाथ से छूते हैं, फिर वो पहनने लगते हैं। तो ये सब गलत हैबिट्स हैं जो हमें नहीं कल्टीवेट करनी चाहिए। बेहतर होगा कि आप दो दो सर्जिकल मास्क भी पहने, वो काफी आपको बचाएगा कोरोना से। अच्छा। तो अभी फिलहाल कोरोना से कौन-कौन से लोग ज़्यादा संक्रमित होते हैं या किन्हें ज़्यादा खतरा है? सबसे पहले तो हम हेल्थ वर्कर्स हो गए, फिर जो फ्रंट लाइन पे जो काम करने वाले हैं उनको ऑफ कोर्स वो रहते हैं। जैसे आप लोग रिपोर्टर्स वगैरह हो गए, जो आप लोग ऑफिस काम करते रहते हैं, अनजान लोगों से मिलते रहते हैं, सब तरह। लेकिन अभी जो वैश्विक महामारी बोल गए हैं, तो इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं। बहुत से लोग जो घर पे रह रहे हैं वो भी नहीं इन्वॉल्व हैं। तो हमारे इवन बहुत लोग, यंग लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं पर वो घर जाते हैं, उनके घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं, बच्चे लोग रहते हैं, या फिर कोई लोग ऐसे जिनको बीमार चल रहे हैं, जिनकी किडनी की बीमार दवाइयां चल रही है या फिर कैंसर की दवाइयां चल रही हैं, उनमें प्रतिरोधक क्षमता ऐसे भी कम होती है, तो वो काफी ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो बेसिक अगर हम ऐसे माने तो ऐसे मरीज जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, तो जब से सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट्स हो गए जिनमें चीनी की बीमारी है, जी। अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स, सीकेडी पेशेंट्स मतलब जिन्होंने किडनी की बीमारियां हैं, ऐसे मरीज जो कैंसर की दवाइयां खा रहे हैं तो उनको दवाइयां दी जाती है ताकि उनको इम्यूनिटी को कम किया जाए। इन सब तरह के, ये तरह के पेशेंट तो बहुत हो गए। फिर एज रिलेटेड हो गया, 60 से अबव वाले ज्यादा लोग हैं, इसीलिए हमारी सरकार ने वैक्सीनेशन का जो ड्राइव किया था, पहले 60 किया फिर 45 किया, धीरे धीरे इसको अचीव करते जा रही है। तो ये हो गया। इसके फायदे हो रहे हैं कि हम उनको कवर कर रहे हैं, उनको सेव कर रहे हैं, पर इसका एक नुकसान भी ये हो रहा है कि हमारे पास काफी एक यंग पॉपुलेशन, हमारा इंडिया का पॉपुलेशन यंग काफी है। जी, तो जी। वो काफी पॉपुलेशन है जो मिस्ड आउट हो जा रहा है वैक्सीनेशन वगैरह में, तो वो काफी ज्यादा इस बार अफेक्टेड हुए हैं। तो हम इस बार उसको भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना जल्द से ज्यादा कवर कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि कोरोना बच्चों को कैसे असर करता है और ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बच्चों पर ज़्यादा खतरा है? हाँ, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये समझने की जरूरत है। पहली बार पहले फर्स्ट वेव में कि बच्चों को क्यों एक्सक्लूड किया गया था, क्योंकि बच्चों में जो अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती है। जो मैंने आपको बताया था कि वायरस से लड़ते 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 हमारे शरीर से ही लड़ने लगता है। तो बच्चों में ये सिचुएशन कम आता है, चांसेस कम आते थे। पर अच्छा। क्या है कि अब हम जो वायरसेस है ना, वो बहुत ही चालाक किस्म का वायरस है, वो हमेशा इवॉल्व होकर होता रहता है जब तक वो स्टेबलाइज नहीं होता है। आइडियली कोई भी वायरस को स्टेबलाइज होने में 8 से 10 साल लगते हैं, पूरे पॉपुलेशन में वो घुल मिल जाएगा और उसके बाद वो, फिर इन्फ्लुएंजा भी जब आया था तो बहुत खतरनाक आया था, लेकिन अब हम सर्दी खांसी की तरह उसको 4-5 दिन में बिना कुछ दवाई ववाई खाए ठीक कर लेते हैं। तो उसी तरह कुछ साल 10 साल में हो सकता है कोरोना वायरस भी हमारे समूह का हिस्सा बन जाए और इस तरह के प्रॉब्लम्स ना आए फिर। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी वो वायरस बहुत, जैसे हमने कुछ दवाइयां बना ली, कुछ वैक्सीन बना ली, तो वायरस उसके कारण और इवॉल्व होता जाता है, पहले से स्ट्रांग होता जा रहा है। तो वो इवन बच्चों में भी अफेक्शन, बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है। और दूसरी चीज है कि अभी जैसे हमने जितनी भी वैक्सीन हुई है दुनिया में, सब सब एडल्ट पे यूज की गई, क्योंकि ये नोवल कोरोना वायरस है तो वैक्सीन भी नोवल है, पहली बार वैक्सीन यूज हो रहा है। अब जब जी। पहली बार वैक्सीन यूज हो रहा है तो हम बच्चों पे डायरेक्ट टेस्ट करना संभव नहीं था, सब तरह से था। पहले था कि एडल्ट पे टेस्ट करके एडल्ट पे यूटिलाइज कर ले, तो बच्चों पे भी इतनी स्टडीज नहीं हुई। कुछ कुछ कंपनियां कर रही हैं, अभी स्टडीज नहीं हुई तो उनके लिए वैक्सीनेशन इसलिए उतनी बनी नहीं है। जब उनके लिए वैक्सीनेशन उतनी बन जाएगी तभी हम लोग कुछ आगे कर पाएंगे। ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत सारे कोरोना मरीजों का इलाज किया है, उन्हें ठीक करके घर भेजा है। तो अपने एक्सपीरियंस से हमें बताइए कि कोरोना का सबसे असरदार ट्रीटमेंट या इलाज क्या है? देखिए सबसे बड़ा तो आत्मशक्ति है। जो अच्छा। पेशेंट है ना, कितनी बार हमने देखा है कि जो डर डर जाते हैं, सहम जाते हैं, उनको हम लोग सबसे पहले तो याद दिलाते हैं कि ये क्या लिखा है। उसको सबसे पहले तो हम लोग ये दिलाते हैं, उनको उनके अंदर ताकत पैदा करते हैं कि उनको बीमारी से लड़ना है।
उनके अंदर जो आत्मशक्ति आती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। दूसरा चीज है जो इम्पोर्टेंट रहता है, किस स्टेज में आते हैं। अगर अर्ली स्टेजेस में आते हैं तो अच्छे मॉनिटरिंग से उनको अच्छी सलाह देकर है, उनको कुछ कुछ दवाइयाँ देकर, जैसे अजिथ्रोमाइसिन वगैरह है जो जी। सरकार द्वारा बनाई गई टूल किट है, उनसे हम लोग ट्रीट कर लेते हैं। अगर लेट स्टेजेस में आते हैं तो सबसे असरदार चीज है स्टीरॉयड। उसका भी, लेकिन स्टेरॉयड एकदम दो धारी तलवार है, जो जी। उसका सही टाइम पे सही टाइम, पहले दे देंगे तो खतरनाक है, बाद में देंगे तो कोई फायदा नहीं है। सही टाइम पे चलाना स्टीरॉयड है। तो मेनली अगर हम लोग ड्रग वाइज माने तो ऑक्सीजन, स्टीरॉयड, और सबसे उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ब्लड थिनर्स। ब्लड थिनर्स क्या, जैसे मैंने बताया कि वो जाके जो ब्लड कैपिलरीज बोले थे, जो खून की नसें हैं उसको कोगुलेट कर देती है, मतलब उसको जाम कर देती है। वो जाम करने को तोड़ने का एक तरीका होता है ब्लड को थिन बनाया जाए। जो अच्छा। इनॉक्साप्रिन वगैरह हम देते हैं, एक पेट में छोटी सी सुई देते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन बोलते हैं उसको। एक पेट में सुई पड़ती है, उससे खून पतला होता है और खून चारों तरफ दौड़ता है, और जब जैसे जैसे खून दौड़ता है वो भी ऑक्सीजन कलेक्ट करता जाता है और मरीज तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो मेजर 3 चीजें हैं, खून पतले करने की दवा होती है, एक ऑक्सीजन और स्टेरॉइड्स, 3 चीज है मेजर सी। बाकी सब चीजें हैं, कुछ रेमडेसिविर है, टोक्लीजुमैब है, ये सब फैंसी फैंसी दवाइयां हैं, किनका कहीं फायदा होता है कहीं नहीं होता है, वो तो मरीज मरीज पे डिपेंड करता है। पर मेजर मेजर इन्हीं 3 दवाइयों से ट्रीटमेंट की जाती है। अच्छा, डॉक्टर साहब, वैक्सीन को लेके लोगों में काफी वहम है, तो वैक्सीन के बारे में आपकी निजी राय क्या है? क्या कहेंगे आप? कितना असरदार या सेफ कहेंगे उसे? और जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं या उनके हम्म। वैक्सीन के असरदार होने पर उन्हें संदेह है, उनसे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास वैक्सीन आ गया है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना इवॉल्व होता जा रहा है, अगर जितनी जल्दी अगर वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे तो फिर हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। वो अभी देख रहे हैं बहुत सारी कंट्रियों ने पूरा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कर लिया, और उनके यहाँ अब लोग मास्क पहनने की जरूरत नहीं हो रही है। अमेरिका ने तो नो मास्क जोन्स बना दिए हैं, वहां पर मास्क पहनने की जरूरत नहीं हो रही है। तो जितने भी स्टडीज हैं उसमें सब प्रूवन फॉर्म आया है कि वैक्सीन बहुत असरदार है, और हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई है वो बहुत अच्छा वैक्सीन है। कोवैक्सीन हुआ, इवन जो कोविड शील्ड है वो भी काफी असरदार वैक्सीन है। तो इन परसेंटेजों के चक्कर में ना रहें कि 95%, 66%, 76%, हर एक सब वैक्सीनेशन लगभग उतना ही असरदार है। बस वो स्टडी का जो तरीका है उसमें परसेंटेज में बस गोल गोल घुमा दिया गया है, पर सारा वैक्सीनेशन उतना ही असरदार है। इवन अगर वैक्सीनेशन के बाद कोरोना हो भी जाता है तो उसकी सीवियरिटी को बहुत हद तक रोकता है, जिसका मैं खुद भोगी हूँ। मुझे भी कोरोना हुआ था, लेकिन बहुत आसानी से ठीक हो गया है, क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन ले रखा था, मेरे अंदर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी खासी डेवलप हो गई थी, तो मैं जल्द से जल्द ठीक हो गया था। तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आप सब, मेरी बस यही विनती है कि आप लोग सब आगे आए, बढ़ चढ़ के वैक्सीन लें। हाँ, वैक्सीन लेने के बाद हल्का सा बुखार, वो तो आप टेटनस का वैक्सीन लेते हैं या रैबिस का वैक्सीन लेते हैं, कुछ भी वैक्सीन लेते हैं, थोड़ा बहुत लोगों में, कुछ लोगों में 1 दिन का बुखार होता है, कुछ लोगों में 1-2 दिन का बुखार होता है, थोड़ा सा बदन दर्द रहता है, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें वैक्सीनेशन ड्राइव में। जितना जल्दी जल्दी आप वैक्सीनेशन लेंगे उतना जल्दी जल्दी हम लोग एज अ हेल्थ वर्कर और सरकार कोरोना को मात देने में सफल हो पाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, समय की बंदिश है, लेकिन जी मैं जी। चाहूंगा कि चलते चलते आप हमें थोड़ा सा ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बारे में बता दीजिए। देखिए, थोड़ा जो नाम है, अब एक्चुअली कोरोना में इतना प्रॉब्लम आ गया, सब कुछ इतना तेजी तेजी हो रहा है कि नाम में बहुत बहुत मिसनंबर्स आ गए। इसमें जो म्यूकोरमाइकोसिस है जो बहुत ज्यादा फैला हुआ है अचानक, जी। वो है, वो जो उसको ब्लैक फंगस नहीं बोलते, ये म्यूकोर वाइस फंगस होता है। इसका बस एक्सरे में पिक्चर ऐसा आ रहा है, लेकिन ये ब्लैक फंगस ग्रुप में नहीं आता है। ये अच्छा। म्यूकोर नामक फंगस से होता है, और ये कराता है म्यूकोरमाइकोसिस। अब ये होता है, ये हमारे शरीर में पैदा नहीं रहता, हमारे शरीर के अंदर नहीं रहता, ये शरीर से हमारे बाहर आता है। ये नॉर्मली आपके घरों में हो सकता है, छोटे जहाँ पे गीला गीला जगह है या मिट्टी है उसमें हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ये म्यूकर वायरसेस। पर ये हमारे शरीर में आता कैसे है, इसको समझना पड़ेगा। तो इसके जैसे ही हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो ये हम पे हावी हो जाता है। हमने जो सांस लिया, आसपास लिया, ऐसे तो हमारे चारों तरफ है फंगस, लेकिन अचानक फंगस इतना क्यों फैलने लगा। ये समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 3-4 चीजें। पहला कि हम लोग जो ट्रीटमेंट का सोर्स है, जैसे हम लोग स्टीरॉयड का अनावश्यक बहुत ज्यादा उपयोग होने लग गया है। लोग को थोड़ा सा सर्दी खांसी हुआ नहीं, लोग स्टेरॉइड लेना शुरू कर देते हैं उससे और मैक्सिमम ज्यादा स्टेरॉइड यूज करने से आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, वो हो सकता है। दूसरा चीज होता है, जब स्टेरॉइड लेते हैं तो आपका शुगर लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। ज्यादा शुगर लेवल बढ़ता है ऑलरेडी, या तो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, तो शुगर लेवल आपका ज्यादा बढ़ गया, तो शुगर लेवल के बाद और आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई,
और आपको ये सब होने की संभावना हो जाती है। तीसरा चीज है कि हमने जब से देखा है, इसके लिए अभी स्टडीज चल रही है, पर हमने देखा है जब से मेडिकल ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का मिक्सिंग हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो अचानक कमी आई थी उसको पूर्ति करने के लिए जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उपयोग किया गया, तो जी। इसमें क्या होता है कि वैसे तो जो मानक क्षमताएं हैं जो मेडिकल ऑक्सीजन की प्योरिटी बनाने की, वो ज्यादा काफी स्ट्रिक्ट है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में भी काफी प्योर ऑक्सीजन यूज किया जाता है, पर उसके कंटेनमेंट का, उसका ट्रांसपोर्ट का उतना ज्यादा ख्याल रखा नहीं जाता है, क्योंकि उसे स्टील काटना होता है, किसी को जीवन प्रदान नहीं करना होता है। तो उन कंटेनर्स में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इस ये जो हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस इस बार देख रहे हैं, वो भी सेकेंड स्टेज ऑफ, जब जब कोरोना शुरू हुआ तब देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में हमने काफी स्टेरॉइड वगैरह यूज किए थे, तब इतना म्यूकोरमाइकोसिस वगैरह नहीं था, जी। जिसको हम अभी ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस, इन सब फंगसों के नाम से, फैंसी नामों से देख रहे हैं। पर बेहतर ये है कि अपना इम्यूनिटी बनाएं, प्रतिरोधक क्षमता अपना बढ़ाएं, शरीर को आप अपने आपके हाथ में जो है उसको करते रहे, अपने आप को मजबूत बनाएं। बाकी सब चीजें, इन सब चीजों